इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा है। खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने की गलत बयानबाजी से परहेज करना होगा। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है। हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता, मोहन भागवत ने कहा है। हिंदू सबको अपना मानने और साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, ये मोहन भागवत ने कहा है। तो संघ प्रमुख ने आरएसएस के मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में विस्तार से अपनी बात रखी। मोहन भागवत ने कहा है कि ये सरल सत्य है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को कोई भय नहीं है, लेकिन साथ साथ मुसलमान अपनी श्रेष्ठता से जुड़े बड़बोले बयानों को छोड़ दें। तो ये मोहन भागवत ने कहा है कि सिर्फ अपने आप को ही श्रेष्ठ समझना छोड़ दे मुसलमान, और ऐसे में अभी कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को। तो मुस्लिम्स के लिए कोई खतरा नहीं है। हालांकि हर बार जब ऐसी कोई घटना सामने आती है तो बड़े बड़े मुस्लिम के जो अध्यक्ष होते हैं, उनके संगठन के, उनका ये कहना है कि मुस्लिम जो है वो खतरे में है, हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है। कई बार असदुद्दीन ओवैसी को ये बोलते हुए देखा गया, लेकिन ये बयान कई लोगों के सवालों के लिए जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए कई बार ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं हमारे देश में और कई ऐसे बयान सामने आए हैं लोगों के, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है देश में, लेकिन मोहन भागवत का ये बयान उन लोगों को संतोष देने वाला है। गौरव, देखिए अंशिका, इसमें अगर बात करें मोहन भागवत के बयान की, संघ प्रमुख अक्सर इस तरीके के जो बयान हैं वो कई सार्वजनिक मंच पे अपनी जो उनकी सभाएं होती हैं उसमें उन्होंने दिया। इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने मुसलमानों को लेकर के बयान दिया था और उस बात में कहा था कि मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है, बस बड़बोलापन छोड़ दे। एक बयान उनका ये था, काफी सुर्खियों में रहा। और उसके बाद कल महाराष्ट्र के क्योंकि दौरे पे है इस वक्त और उनका प्रवास चल रहा है, तो कल उन्होंने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान एक व्याख्यान चल रहा था। उस व्याख्यान के दौरान मोहन भागवत ने इस बात को कहा है कि जिस तरीके से अगर सभी लोग अलग अलग धर्मों में विभाजित है, अलग अलग धर्मों की बात कर रहे, चाहे हिंदू धर्म चाहे इस्लाम धर्म, उनका साफ तौर पे इस बयान में कहना यह है कि धर्म सिर्फ एक है, शाश्वत है, वो है सनातन धर्म। इस बयान के बाद से तमाम तरीके की जो एक राजनीतिक हलचल है, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो स्वाभाविक है बनना, क्योंकि संघ प्रमुख जब भी इस तरीके के बयान देते हैं तो इन बयानों को तमाम विपक्षी दल एक बड़े वोट बैंक के साथ तुरंत जोड़ करके देखते हैं। आने वाले दिनों में 9 राज्यों में चुनाव है और ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि संघ इस वक्त जिस तरीके की प्लानिंग पे काम कर रहा है, लगातार संघ प्रमुख मोहन भागवत के जो प्रवास है वो पूरे भारत में चल रहे हैं। तो अभी उन्होंने दक्षिण के राज्यों में प्रवास किया, फिर पूरब के राज्यों में प्रवास किया, कुछ दिन तक वो बिहार में प्रवास पे थे। तो तमाम जगहों पे जो उनके प्रवास हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा जो इस तरीके का बयान है, उन्होंने साफ तौर पे इस बयान के बाद से, देखिए संघ के तरफ से जब भी कोई इस तरीके का स्टेटमेंट आता है उसके बाद संघ अपने बयानों को लेकर के किसी प्रकार का ना तो कोई खंडन करता है और ना ही किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की का इंतजार करता है। तो इस बयान से हम ये कह सकते हैं कि संघ प्रमुख का इशारा बहुत बड़े स्तर पे किस धर्म के लिए है, क्यों ये इशारा किया गया है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। हालांकि इस पूरे बयान के बाद से अभी तक कोई अगर देखें जिस तरीके के पॉलिटिकल रिएक्शन तमाम दलों का, वो निकल करके सामने नहीं आ रहा, क्योंकि अभी एक जो ये पूरा बयान है, एक पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर जो एक मैगजीन है उसमें भी संघ प्रमुख ने अपने इंटरव्यूज दिए हैं। तो तमाम मसलों का जो हल है और तमाम बातें जो कही गई हैं वो उस इंटरव्यू के माध्यम से भी अभी सामने आने वाली है, क्योंकि एक लंबी बात उन्होंने इसमें बोली है। अंशिका, बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी साझा करने के लिए और विस्तार से बताने के लिए आखिर मायने क्या रहे हैं इस बयान के। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जोशीमठ की असुरक्षित इमारतों पर बुलडोजर आज चलेगा। आज जमींदोज होंगे चिन्हित किए गए मकान। 678 भवनों को आज जो है ध्वस्त किया जाएगा, बुलडोजर चलेगा इन पर, इन्हें चिन्हित किया गया है। कल लोगों ने ध्वस्तीकरण का विरोध कर दिया था, उन्होंने कहा कि हमें पहले मुआवजा चाहिए और उसके बाद ही हम ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ने देंगे, लेकिन कल ध्वस्तीकरण नहीं हो पाया था, इसीलिए आज जो है असुरक्षित इमारतों पर बुलडोजर चलेगा।
लगातार यहाँ के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और उनका मुआवजे को लेकर मांग है कि उन्हें मुआवजा मिले। 678 भवनों को चिन्हित किया गया है। तो जोशीमठ में असुरक्षित इमारतों पर बुलडोजर चलेगा। कल लोगों ने ध्वस्तीकरण का विरोध किया था, लेकिन आज ये बुलडोजर चलेगा उन इमारतों पर जो वाकई में जर्जर हो चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा दरारें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कई मकान ऐसे हैं, 600 से ज्यादा मकान ऐसे हैं जोशीमठ में जिनमें दरार पड़ चुकी है। और ये सिर्फ दरार ही नहीं है, ये बड़ी आपदा को निमंत्रण देने के बराबर है। इसीलिए पहले इन्हें ध्वस्त किया जाएगा। आज बुलडोजर चलेगा इन इमारतों पर, आज जमींदोज हो जाएंगे ये चिन्हित किए गए मकान। तो जोशीमठ आपदा को लेकर आज बड़ी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम धामी ने ये बैठक बुलाई है, आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई है। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। इतना ही नहीं, जोशीमठ में अभी तक 723 घरों में दरारें आ चुकी हैं। 131 परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। 53 परिवारों को 5000 की धनराशि दी गई है। 10 सर्वाधिक नुकसान वाले घरों को 1,30,000 की आर्थिक मदद दी गई है। तो अभी तक ये आर्थिक मदद जो है वो दी गई है कुछ परिवार वालों को जिनके घर बहुत खराब हो चुके हैं, जर्जर हो गए हैं, जिनके घर में सबसे ज्यादा दरारें आई हैं, उन्हें आर्थिक मदद के तौर पर 1,30,000 रुपए दिया गया है। और कुछ ऐसे भी घर हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 5,000 रुपए दी गई है अभी मौजूदा समय के लिए आर्थिक मदद। लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि उन्हें पूरा मुआवजा चाहिए, तभी वो ये ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ने देंगे। आज जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, इसमें मुख्यमंत्री के साथ कई सारे कैबिनेट मंत्री रहेंगे जिनके साथ चर्चा होगी आज के ध्वस्तीकरण को लेकर, और मौजूदा समय में जोशीमठ के हालात को लेकर भी आज चर्चा हो सकती है। और जयपुर में विधानसभा अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति विधानसभा स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। अखिल भारतीय सम्मेलन का समापन 12 जनवरी को होगा। तो अभी ये चलेगा लंबा, और इसके साथ ही कई सारे जो इसमें नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। इसकी अध्यक्षता ओम बिरला करेंगे। तो अखिल भारतीय सम्मेलन का समापन 12 जनवरी को होगा। विधानसभा अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन, उपराष्ट्रपति करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन, उपराष्ट्रपति सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उपसभापति, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। तो वही आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की मीटिंग में कई सारे प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसमें कि कई बड़े कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और इसमें कुछ निर्णय लिया जा सकता है। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण, ये वो कैबिनेट मंत्री हैं जो इसमें शामिल होंगे। अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। तो सारे ही केंद्र कैबिनेट के मंत्री आज इस अहम बैठक में हिस्सा लेंगे और आज कुछ प्रस्ताव ऐसे अहम हैं जिन पर मुहर लग सकती है। तो सुबह 11 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और इसमें अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कुछ जो बचे हुए प्रस्ताव हैं उन पर विचार विमर्श किया जा सकता है, उन पर भी मुहर लग सकती है।
तो कई सारे इसमें कैबिनेट मंत्री आज की मीटिंग में शामिल होंगे और मौजूदा समय में जो हालात है देश में उनको लेकर भी इसमें चर्चा की जा सकती है और साथ ही मंत्रियों से भी पूछा जाएगा, रिपोर्ट लिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा कि अभी कहाँ पर क्या चीज़ें वो देख रहे हैं और किन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर विचार विमर्श कर इस कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और पंजाब में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी ने फतेहगढ़ साहिब से शुरू की थी यात्रा। सुबह 6 बजे से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। सुबह 10 बजे पंजाब के खन्ना पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और वो पंजाब में मौजूद है। बीते दिन उन्होंने गोल्डन टेम्पल में दर्शन पूजन किया था। बीते दिन राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में अरदास किया था और आज जो है राहुल गांधी 10 बजे यहां पर खन्ना पहुंचेंगे। पंजाब में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिसमें राहुल गांधी मौजूद हैं लगातार। तो राहुल गांधी ने फतेहगढ़ फतह कर लिया है और सुबह 6 बजे से ही ये यात्रा शुरू हो गई। सुबह 10 बजे तक पंजाब के खन्ना पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। तो कई सारे राज्यों से गुजरते हुए भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी ने फतेहगढ़ साहिब से ये यात्रा शुरू की और सुबह 6 बजे भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई थी। भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच की 13वीं बैठक वाशिंगटन डीसी में होगी। 13वीं बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। अमेरिका की वाणिज्य मंत्री के साथ भी वो वार्ता करेंगे। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई के साथ विमर्श करेंगे पीयूष गोयल। अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई के साथ बैठक करेंगे। अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो के साथ भी वो वार्ता करेंगे। तो पीयूष गोयल कई सारे लोगों से बातचीत करेंगे। वॉशिंगटन डीसी में बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल होंगे। अमेरिका की जो वाणिज्य मंत्री हैं उनके साथ वार्ता करेंगे पीयूष गोयल। भारत और अमेरिका के व्यापार नीति मंच की ये 13वीं बैठक है जिसमें कि पीयूष गोयल शामिल होंगे और वो बातचीत करेंगे। तो वहीं आज से गोरखपुर महोत्सव की शुरुआत है। जी हां, गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में महोत्सव होगा। चंपा देवी पार्क में पंडाल और स्टॉल लगाए गए हैं। 3 दिनों तक सजेगी फिल्मी सितारों की महफिल। पहले दिन कैलाश खैर बिखरेंगे सुरों का जलवा। देखिए, गोरखपुर में चंपा देवी पार्क में महोत्सव होगा जिसमें कि कई सारे सेलिब्रिटीज आएंगे। चंपा देवी पार्क में पंडाल और स्टॉल लगाए गए हैं और इसमें सबसे पहले दिन जो है कैलाश खैर आएंगे। 3 दिनों तक इसी तरह ये पूरा जो मेला है वो चलेगा। पहले दिन कैलाश खैर आएंगे और आज से गोरखपुर महोत्सव की शुरुआत है। तो आज से गोरखपुर महोत्सव की शुरुआत है। 3 दिनों तक लगातार फिल्मी सितारों की महफिल जमी रहेगी और आज ये शुरुआत जो है इस पूरे स्टॉल की, इस पूरे मेले की कैलाश खैर करेंगे। कैलाश खैर अपने सुरों का जलवा बिखेरेंगे। पहले दिन कैलाश खैर आएंगे और इसी के साथ लगातार जो सेलिब्रिटीज हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज, उनके आने का सिलसिला यहाँ पर देखा जाएगा। तो गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में ये महोत्सव होगा। तो वहीं आज से ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आगाज हो गया है। नए मॉडल की बेहतरीन गाड़ियों का मेला लगेगा। एक्सपो का उद्घाटन नितिन गडकरी 12 जनवरी को करेंगे और 13 जनवरी से ऑटो एक्सपो में आम लोगों के लिए एंट्री होगी। तो नितिन गडकरी ऑटो एक्सपो का उद्घाटन करेंगे और आम लोगों के लिए एंट्री 13 जनवरी से होगी। गाड़ियों के शौकीन के लिए ये एक्सपो बहुत खास होगा। जिनको गाड़ियों का शौक है वो इस एक्सपो में जाकर जरूर देख सकते हैं कि अपडेटेड मॉडल किसी भी कंपनी का कैसा है और साथ ही यहाँ पर सारी ही कार प्रदर्शित किए जाएंगे जिनकी
जिस पसंद की गाड़ी है वो यहाँ पर आकर देख सकते हैं, अपना मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। लगातार ये चलेगा ऑटो एक्सपो, जिसकी शुरुआत तो नितिन गडकरी करेंगे। नितिन गडकरी इसकी ओपनिंग करेंगे और उसके बाद 13 जनवरी से आम लोगों के आने की इजाजत होगी। तो आज से ही ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो की शुरुआत है। नए मॉडल की ये बेहतरीन गाड़ियों का मेला लगेगा और हर तरह से आप ये देख पाएंगे कि आखिर इन गाड़ियों में क्या खासियत है। मुंबई में NHRC की शिविर बैठक का आयोजन किया गया। कथित मानव अधिकारों के उल्लंघन के लंबित मामलों पर जन सुनवाई। अधिकारियों को मानव अधिकारों के बारे में संवेदनशील बनाने पर जोर दिया गया है और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और मानव अधिकार संरक्षकों के साथ बातचीत भी की गई है। तो लंबित मामलों पर जन सुनवाई होगी। मुंबई में NHRC की शिविर बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि लंबित मामलों पर जन सुनवाई होगी। तो अभी इसका इंतजार है, अभी सुनवाई होनी बाकी है। सुनवाई होगी, लंबित मामलों की जो सुनवाई है वो होगी। मुंबई में NHRC की शिविर बैठक का आयोजन होगा। और अब बात होगी टीम इंडिया की, जहां टीम इंडिया ने साल का पहला वनडे मैच जीत लिया है। भारत ने श्रीलंका को 67 रनों से हरा दिया है। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। 4 साल बाद कोहली ने घर में ही शतक जड़ दिया है। दूसरा मुकाबला 12 जनवरी को कोलकाता में खेला जाएगा। तो कोलकाता में दूसरा मुकाबला होगा, यानी कि हिंदुस्तान की धरती पर ही कोहली ने ये शतक जड़ा और 4 साल बाद कोहली ने अपने घर में ही शतक जड़ा है। दूसरा मुकाबला 12 जनवरी को कोलकाता में खेला जाएगा। भारत ने श्रीलंका को 67 रनों से हरा दिया है। टीम इंडिया ने वनडे मैच का पहला मैच जीत लिया है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।